तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आ रहा है। अब तुम ही बताओ, आखिर मुझे यह दिन देखना पड़ेगा, यह मैंने कभी सोचा भी क्या? मुझे पता है मैंने बहुत कुछ गलत किया है। मैंने कभी तुम्हें वो मान सम्मान, इज्जत नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। आज जब मुझे अपनों से धोखा मिला तो तुम्हारा ही साथ मिला। विजय आंसू बहाकर गिड़गिड़ा रहा था अपने भाई अजय के समक्ष, लेकिन अजय बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठा सब सुन रहा था। अब विजय अपने भतीजे राहुल के समक्ष हाथ फैलाकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ करना बेटे, मगर आज जब मुझे अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम ही मेरे करीब थे। अगर आज तुम ना होते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। राहुल बेटा, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब तो मुझे आयुष को अपना बेटा तो कहने में बिल्कुल शर्म आ रही है। उसे विदेश पढ़ने क्या भेजा, वह विदेशी होकर रह गया, माँ बाप को भी भूल गया। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं है। यह कहते हुए विजय फफक कर रो पड़े। उन्होंने राहुल को खींचकर गले लगा लिया। राहुल की आंखें भी नम हो गई। वह अतीत की यादों में खो गया। राहुल के पिता अजय की छोटी सी दुकान थी। परिवार की आर्थिक स्थिति विकट होने से राहुल ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था और अपने पिता के साथ दुकान में उनका हाथ बटाने लगा। एक ही शहर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था, मगर रिश्तों में मधुरता नहीं थी। विजय और छोटे भाई अजय के बीच अमीरी गरीबी की दीवार दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। दोनों भाइयों के बीच एक बार पैसों के लेन देन को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण उनके बीच कई सालों से बोलचाल बंद थे। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर महज औपचारिकता निभाते हुए उनके बीच मुलाकात होती। राहुल के ताऊजी विजय मैनेजर थे, जो अपने इकलौते बेटे आयुष की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। आयुष शहर की सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी राहुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने जाता था, तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे राहुल, एक बार कॉलेज का तो मुंह देख लेता। अभी बड़ा हुआ नहीं कि दुकानदारी करने बैठ गया। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा? तेरा बाप क्या पैसा साथ लेकर जाएगा? नहीं ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी आगे पढ़ने की इच्छा है और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हूँ। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। प्रिया और कंचन को पहले पढ़ाना लिखाना है, ताकि वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जिससे उनके विवाह में अड़चन ना आए। एक बार उनके हाथ पीले हो जाए तो मम्मी पापा की चिंता मिट जाएगी। वे दोनों आए दिन प्रिया और कंचन की चिंता करते हैं। आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियां ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ताऊ जी, आपको तो पता ही है, हमारी शॉप से ज़्यादा आमदनी नहीं होती। हमारे सामने 50 दुकानें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फिर आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है। मेरा क्या है, मैं प्रिया और कंचन की विदाई के बाद भी प्राइवेट कॉलेज कर लूँगा, पर अभी परिवार की जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है। राहुल ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा तो विजय को बड़ा ताज्जुब हुआ कि राहुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी व जिम्मेदारी की बातें करने लग गया है। और एक उनका बेटा आयुष, जो राहुल की ही उम्र का है, मगर उस पर अभी भी बचपना और अल्हड़पन सवार था। वह घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल है। विजय के पास रुपए पैसों की कमी ना थी। उनके दोस्तों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे थे, सो विजय ने भी आयुष को विदेश भेजने के सपने संजो रखे थे। वक्त बीत रहा था। आयुष इंजीनियरिंग करने विदेश चला गया। इसी बीच विजय रिटायर्ड हो गए। पत्नी सुरेखा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। आयुष के लिए विवाह के ढेरों प्रस्ताव आने शुरू हो गए थे। अपना इकलौता बेटा विदेश में है, यूँ सोचकर ही विजय मन ही मन फूले ना समाती थी। अब तो वे जमीन से 2 कदम ऊपर ही चलने लगे थे। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त मिलता तो वे आयुष की तारीफ के कसीदे पढ़ने लग जाते।
कुछ दिन तक तो परिवार के सदस्य और यार दोस्त उनका यह रिकॉर्ड सुनते रहे, मगर धीरे धीरे उन्हें जब बोरियत होने लगी तो वे उनसे कन्नी काटने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। आयुष को विदेश जाकर 3 साल का वक्त हो गया था। एक दिन आयुष ने बताया कि उसने डिग्री हासिल कर ली है और वह अब अमेरिका जा रहा है, जहां उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटे पैकेज की नौकरी भी मिल गई है। विजय के लिए यह बेशक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। विजय और सुरेखा अभी खुशी की इस नशे में चूर थे कि एक दिन आयुष ने बताया कि उसने अपने ही कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। आयुष के विवाह को लेकर सपनों के खूबसूरत संसार में खोए हुए विजय और सुरेखा बहुत ही जल्दी यथार्थ की धरातल पर धराशायी हो गए। अब तो दोनों अपने घर में ही कैद होकर रह गए थे। लड़की वालों के फ़ोन आने पर अभी नहीं कहकर टालते रहे। विजय और सुरेखा ने आयुष के विवाह की बात छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर जिस तरह प्यार और खांसी छिपाई नहीं छिपती, उसी तरह आयुष के विदेशी लड़की से विवाह करने के बाद उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच बहुत ही जल्दी फैल गई। परिणाम स्वरूप रिश्तेदारों एवं करीबी लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उधर आयुष दिन ब दिन अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वह महीनों तक अपने माता पिता को फ़ोन नहीं कर पाता था। यहाँ से विजय और सुरेखा फ़ोन करते तो वह कभी काम में व्यस्त बताकर या मीटिंग में है कहकर फ़ोन काट देता था। अब तो विजय और सुरेखा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। छोटी मोटी बीमारी होने पर उन्हें पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता था, मगर हर बार यह मुमकिन नहीं था कि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब पड़ोसी उनकी सेवा में हाजिर हो जाएं। इसी बीच देश में कोरोना महामारी ने कहर ढाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के कारण काम वाली बाई ने आना बंद कर दिया और घरेलू नौकर अपने गांव चला गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। सुरेखा को दमे की शिकायत थी तो विजय मधुमेह से ग्रसित थे। चिंता और तनाव ने दोनों को और अधिक बीमार बना दिया था। आयुष इस संकट की घड़ी में व्हाट्सएप पर टेक केयर, बाहर बिल्कुल मत जाना और जाना पड़ जाए तो मास्क पहन कर जाना, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहना, बार बार साबुन से हाथ धोते रहना, सोशल दूरी बनाए रखना जैसे महज औपचारिक संदेश नियमित रूप से भेजकर अपने कर्तव्य की इतरिशी समझ लेता था। एक दिन रात में विजय को तेज बुखार आया। उन्हें लगा मौसम बदलने से आया होगा। घर में ही दवा ली, मगर बुखार ना उतरा। 2 दिन बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मुंह का स्वाद चला गया। तब सुरेखा को पता चला कि ये तो कोरोना के लक्षण हैं। रात में करीब 1 बजे उन्होंने राहुल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। राहुल और उसके पिता ने तुरंत भाग दौड़ शुरू कर दी। राहुल ने एक सामाजिक संस्था के यहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई और अपने पिता के साथ विजय के घर के लिए रवाना हो गया। बीच रास्ते में राहुल अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के लिए लगातार फ़ोन कर रहा था। 2 दिन अस्पताल से नकारात्मक उत्तर मिला, मगर एक अस्पताल में एक बेड मिल गया। राहुल ने विजय को फ़ोन करके अस्पताल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रात करीब 2 बजे विजय को एक अस्पताल की कोरोना वार्ड में एडमिट करा दिया और ट्रीटमेंट चालू हो गया। सुरेखा की आंखों में छिपा हुआ नीर आंसुओं का रूप धारण कर उसके गालों को भिगोने लगा, जिसे देख राहुल ने कहा, ताई जी प्लीज़ आंसू ना बहाओ, अब चिंता की बात नहीं है। यह शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है। ताऊ जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ताई जी अब हमारे घर चलो आप। ताऊ जी के ठीक होने तक आप हमारे ही घर पर रहना। अस्पताल में कोरोना मरीज के रिश्तेदारों को ठहरने की अनुमति नहीं है। सुरेखा का कंठ रुंध हो गया था। वह बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से राहुल के साथ रवाना हो गई। विजय का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से कुछ दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर बेड मिल जाने से उनकी जान बच गई है। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
विजय मन ही मन सोच रहे थे कि आज राहुल उनकी सहायता के लिए दौड़कर ना आता तो न जाने उनका क्या हाल होता। इस कोरोना महामारी ने आज इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। कोरोना का नाम सुनते ही अपने लोग ही दूरियां बना लेते हैं। ऐसे में राहुल और अजय ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हर संभव सहायता की थी। बुरे वक्त में राहुल ही उनके काम आया था। उनके अपने बेटे आयुष ने तो उनसे अब महज औपचारिक रिश्ता बना कर रखा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब उससे तो नाता रखना बेकार है। राहुल के साथ साथ विजय भी अतीत की यादों से वर्तमान में लौटे। वे अभी भी राहुल को अपने गले से लगाए हुए थे। राहुल ने अपने आप को उनसे अलग करते हुए कहा, ताऊ जी, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। क्या पिता अपने बेटे को डांटता फटकारता नहीं है? फिर आप तो मेरे बड़े पापा हैं। मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। अब आप अतीत की कटु यादों को बिसरा दो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। अब आपको डॉक्टरों ने सख्त आराम की हिदायत दी है। बाद में वह ताई जी की ओर मुखातिब होते हुए बोला, ताई जी, अब आप ताऊ जी के पास ही बैठे रहोगी और इनका पूरा ध्यान रखोगी, साथ ही अपना भी ध्यान रखोगी। अब आपकी उम्र हो गई है, सो अब दोनों को आराम करना चाहिए। अब आप दोनों को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही देर में कंचन और प्रिया यहाँ पर आ रही हैं। वे किचन संभाल लेंगी और घर का सारा काम भी वे दोनों कर लेंगी। अभी राहुल ने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी कि अजय ने अपनी पत्नी विनीता और दोनों बेटियों के साथ घर में प्रवेश किया। अजय भीतर आते ही विजय के पैर छूने के लिए आगे बढ़े तो विजय ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। एक लंबे अरसे से दोनों के मन में जमा सारा मैल पल भर में आंसुओं में बह गया। दोनों भाइयों को वर्षों बाद गले मिलते देख परिवार के अन्य सदस्यों की आंखें भी पनीली हो गई। प्रिया और कंचन सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर की ओर मुड़ गई। बैठक में कुछ देर तक निस्तब्धता छाई रही, जिसे राहुल ने भंग करते हुए कहा, ताऊ जी, एक बात कहूँ? कोरोना महामारी ने लोगों के बीच दूरियां जरूर बढ़ाई है, पर हमारे लिए कोरोना लकी साबित हुआ है, क्योंकि इसने दो परिवारों की दूरियां मिटाई हैं। यह कहते हुए वह जोर से हंसने लगा। राहुल की हंसी ने गमगीन माहौल को खुशनुमा बना दिया। विजय और अजय की नम आंखों में भी हंसी चमक उठी। विजय ने राहुल को इशारे से अपने करीब बुलाया और अपने पास बैठाते हुए कहा, राहुल बेटा, एक बात ध्यान से सुनना। मैंने अपनी एक दुकान बिलास लाल को किराए पर दे रखी है ना। वह इस महीने की 30 तारीख को खाली कर रहा है। अब तुम उस दुकान में शिफ्ट हो जाना। आज से यह दुकान तुम्हारी है, समझे? मैं जल्द ही वकील से यह दुकान तुम्हारे नाम करवाने के लिए बात कर लूँगा। राहुल बीच में बोल पड़ा, नहीं ताऊ जी, मेरी अपनी दुकान अच्छी चल रही है, प्लीज़ अब ऐसा ना करें। अरे राहुल, मुझे पता है तेरी दुकान कितनी अच्छी चलती है। एक कोने में तेरी छोटी सी दुकान है और यहाँ से बहुत दूर भी है। बस तू मेरी बात मान ले, अपने ताऊ जी से बहस ना कर। विजय ने मुस्कुराते हुए राहुल को डांट दिया, भाई साहब, आप ऐसा ना करें। दुकान भले ही चलाने के लिए हमें किराए पर दे दे, पर इसे राहुल के नाम पर ना करें। आयुष, अजय भविष्य का विचार करते हुए सुझाव देने लगे तो विजय किंचित आवेश में बीच में ही बोल पड़े, अरे अजय, यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहे जिसे दे दूँ। आयुष से अब हम कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं। अब वह हमारा नहीं रहा। आयुष ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली है, उसे हम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो राहुल ही हमारा बेटा है। विजय की आंखें फिर छलक आई। अजय ने इस बात को और आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। कुछ ही देर में प्रिया और कंचन किचन से नाश्ता लेकर बाहर आ गई। सुरेखा ने प्रिया और कंचन को अपने पास बिठाया। दोनों सुरेखा के दाएं बाएं बैठ गई। सुरेखा ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये जुड़वा बहनें जब छोटी थी तब दोनों छिपकली की तरह मुझसे चिपकी रहती थी।
रात को विनीता बेचारी सो नहीं पाती थी। तब मैं एक को अपने पास सुलाती थी। इनका पालन पोषण करना विनीता के लिए तार पर कसरत करने के समान था। देखो अब ये कितनी बड़ी हो गई है। यह कहते हुए सुरेखा प्रिया और कंचन का माथा चूमने लगी। फिर विजय की ओर मुखातिब होते हुए बोली, आपने बहुत बातें कर ली जी, अब मेरी बात भी सुन लो। मैंने प्रिया और कंचन का कन्यादान करने का निर्णय लिया है। इन दोनों की विवाह का संपूर्ण खर्च मैं करूँगी। राहुल, इन्हें जितना पढ़ाना है पढ़ने देना, और अगर तुम प्राइवेट आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब तुम्हें और तुम्हारी मम्मी पापा को प्रिया कंचन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुरेखा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं भी यही कहने वाला था। हम तो बेटी के लिए तरस रहे थे। ये अपनी ही तो बेटियां हैं। विजय ने उत्साहित होते हुए कहा तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। मगर उनकी बातें सुनकर अजय और मुखदर्शक बनकर बैठी विनीता की आंखों से आंसुओं की धारा धीरे धीरे बहने लग गई। माहौल फिर गंभीर बन रहा था। इस बार प्रिया ने माहौल को हल्का फुल्का करते हुए कहा, आप सब तो बस बातें करने में ही मशगूल हो गए हैं। चाय की और किसी का ध्यान ही नहीं है। देखो यह ठंडी हो गई है, मैं फिर से गर्म करके लाती हूँ। यह कहते हुए प्रिया उठी तो उसके साथ साथ कंचन भी खड़ी हो गई। कंचन ने सभी के सामने रखी नाश्ते की खाली प्लेटें उठाई तो प्रिया ने ठंडी चाय से भरे कप उठाए। फिर दोनों किचन की ओर मुड़ गई, जिन्हें विजय और सुरेखा अपने नज़रों से ओझल हो जाने तक डबडबाई आंखों से देखते रह गए। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज दुल्हन बनी निधि बहुत देर तक कुछ सोच रही थी। यह शादी बड़ी सादे तरीके से हो रही थी, फिर भी उसकी आंखों के सामने अमित का चेहरा घूम रहा था। उसे याद आने लगा वह दिन जब अमित अपने परिवार के साथ उसे देखने आया था। तो उससे ज़्यादा शर्मीला तो शायद अमित खुद ही था। मुंह नीचा किए वह चुपचाप बैठा था, और जैसे ही माँ निधि को लेकर कमरे में पहुंची तो वह बस उसे देखते ही रह गया। निधि स्वभाव की बहुत चंचल थी। अमित को निधि की चंचलता बहुत भा गई और वह उसके मनमोहक रूप से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वह निधि को भी अमित की सादगी पसंद आई थी। निधि अमित से अपनी पहली भेंट को जब भी याद करती बहुत देर तक हंसती थी। आज फिर निधि लाल जोड़े में लिपटी बैठी थी। पहले जैसी चहल पहल आज नहीं थी। 11 साल पहले जो उत्सुकता निधि की आंखों में विवाह को लेकर थी, वह आज आंसू बनकर बह रही थी, और कई सवाल उसके कोमल हृदय पर आघात कर रहे थे, पर जवाब तलाशने से भी उसे नहीं मिल रहे थे। एक समझदार पति के साथ साथ उसका सबसे प्यारा दोस्त अमित याद आ रहा था। तो याद आ रही थी उसे अपनी ससुराल, जहाँ पति का बेइंतहा प्यार मिला और देवर सास ससुर की स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसके जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर दिए। उसका घरेलू जीवन तब और साकार हो गया जब निधि के घर में एक नन्हे मुन्ने की आहट हुई। निधि की ससुराल और मायके में खुशियों का उत्सव छाया हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी खुशियों पर एक ऐसी बिजली गिरेगी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। दिवाली के दीपों की ज्योति से अंधेरे जीवन में भी प्रकाश हो जाता है, पर इस बार की दिवाली निधि के जीवन में अंधकार भरने आई थी। अमित दिवाली के अवसर पर बाजार गया। निधि को 4 महीने का गर्भ था, इसलिए वह नहीं जा सकी। बाजार में बम विस्फोट हुआ और अमित लौटकर घर ना आ सका। उसकी मृत्यु का समाचार और फिर उसकी छत विछत शव देखकर जो सदमा निधि को लगा, उसे वह सहन ना कर सकी और उसका गर्भपात हो गया। अमित की यादें जहाँ निधि के मुखमंडल पर खास छटा बिखेर देती थी, वहीं उसकी मृत्यु की कल्पना से भी निधि सिहर उठी थी। निधि आज अपने अतीत के सारे पृष्ठ पलट लेना चाहती थी। यादें समय के प्रवाह के साथ धूमिल अवश्य पड़ जाती हैं, परंतु ख़त्म कभी नहीं होती, क्योंकि हृदय पर बने उनके निशान सागर की गहराइयों से भी गहरे होते हैं। गुजरे हुए कल ने निधि के जीवन पर गहरे निशान छोड़े थे, ऐसे निशान जो उसे बहुत गहरे आघात दे गए थे। विधवा निधि
अपने सास ससुर की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहती थी। साथ ही एक शिक्षिका होने के नाते अपना सारा जीवन अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में समर्पित करना चाहती थी। पर जिस औरत का सुहाग उड़ जाए उसके अपने भी बेगाने हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर के लोग भी सांप की तरह फुफकारते हैं व दंश भी मारते हैं। अमित की मौत के बाद उसके ससुराल वालों का व्यवहार निधि के प्रति अनायास ही बदल गया। सास का छोटी छोटी बातों पर फटकारना, किसी न किसी बात में कमी निकालना अब आम हो गया था। मगर जब देवर और ससुर की कामुक नज़र उसे कचोटने लगी तो उसकी सहन शक्ति परास्त हो गई। तब अपना सारा साहस जुटाकर निधि अपने मायके चली गई। घर में माँ बाबूजी के अलावा निधि का एक छोटा भाई था। घर का सारा काम निधि अकेले ही करती। माँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखती, विद्यालय जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और विवेक की पढ़ाई में सहयोग भी देती। इस तरह उसने अपने दिनचर्या को पूरी तरह व्यस्त कर लिया था। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए। विवेक निधि के सहयोग की बदौलत आईटी प्रोफेशनल के रूप में अपने पैर जमा चुका था। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। माँ बाबूजी ने निधि की सलाह से एक सुंदर व सुशिक्षित लड़की प्रीतु को देखकर विवेक का रिश्ता तय कर दिया। विवाह भी हंसी खुशी संपन्न हो गया। घर में एक नई बहू आ गई। विवेक की खुशियों में निधि अपनी खुशियाँ तलाशना सीख गई थी। तभी मुंह दिखाई के समय प्रीतो को अपना हीरो जड़ित हार देते वक्त उसने कहा था, प्रीतो, तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर तोहफा तब दूंगी जब तुम हमें एक प्यारा सा विवेक जैसा भतीजा दोगी। घर की सारी छोटी बड़ी फैसले निधि की सलाह से लिए जाते थे और विवेक भी अपनी दीदी के पूरे प्रभाव में था। इसीलिए प्रीतो के मन में निधि के प्रति द्वेष घर कर गया। अब वह निधि को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी। हालांकि निधि उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी और उसकी गलतियों को भी क्षमा कर देती थी। प्रीतो माँ बनने वाली थी और कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। इसीलिए बाकी कार्यों के साथ साथ निधि फिर से घर का सारा काम संभालने लगी। प्रीतो की हर ज़रूरत का भी वह पूरा पूरा ख्याल रखती। उस दिन विद्यालय से लौटने के बाद निधि फ्रेश होकर दोपहर के खाने में जुट गई। विवेक भी घर पर ही था। सब मेज पर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि प्रीतो झल्ला उठी। खाने की थाली में से एक बाल निकल आने के कारण प्रीतो गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, दीदी, अगर आपको कोई परेशानी है तो यूं ही कह दीजिए। वैसे भी हमारी हैसियत तो है ही कि हम एक नौकरानी रख लें। आवेश में निधि से यह कटु वचन बोलकर प्रीतो विवेक की सहानुभूति बटोरने के लिए अभिनय करती हुई धम से कुर्सी पर बैठ गई। विवेक ने प्रीतो को संभालते हुए तैस में आकर कहा, दीदी, जरा ध्यान से खाना बनाया कीजिए। प्रीतो को डॉक्टर ने जरा सा भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपकी ऐसी हरकत की वजह से अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। विवेक के ऐसे व्यवहार से प्रीतो को बल मिला और फिर उसने निधि पर अपने बच्चे को गिराने का आरोप जड़ते हुए कहा, आप तो जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करती ही रहती हैं और आज जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो जादू टोना करके हमारी होने वाली संतान को मारना चाहती है। अरे, शैतान भी एक बार खाए हुए नमक की लाज रख लेता होगा और आप जिस घर में बरसों से रह रही हैं उसी घर की दीवारों की नींव को खोद देना चाहती हैं। निधि ने जब खुद पर लगे आरोपों का विरोध करना चाहा तो विवेक ने उसे तमाचा जड़ दिया था। यह चोट सबसे गहरी थी और सबसे ज़्यादा दुखदाई था माँ बाबूजी का मुख दर्शक बने रहना। उस दिन एक विधवा की वेदना को निधि पूरी तरह समझ गई थी। निधि ने आवेश में आकर अकेली ही कहीं और मकान लेकर रहने का फैसला किया। पर दिल्ली जैसे शहर में एक महिला का अकेले रहना कहाँ तक सुरक्षित है, यह सोचकर माँ बाबूजी ने उसे रोक लिया। प्रीतो अपनी ननद निधि को परिवार वालों की नज़रों में गिराना ही नहीं बल्कि उसे घर से निकलवाना भी चाहती थी। पर अपनी आशाओं पर पानी फिरता देख अवसर पाकर
उसने माँ बाबूजी के मन में निधि के दूसरे विवाह का विचार डाल दिया। माँ बाबूजी निधि के लिए किसी उचित वर की तलाश में थे, तो प्रीतों ने एक लड़के का नाम भी उन्हें सुझाया। उसकी बातों में आकर घर वालों ने विद्वान निधि का रिश्ता तय कर दिया। निधि यह तो जान ही चुकी थी कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, और एक शादी समारोह में निधि की दूसरी शादी संपन्न हो गई। निधि अपने अतीत में खोई हुई थी कि तभी माँ ने उसे झकझोरा और कहा, निधि बेटा, तुम्हारी विदाई का समय हो गया है। आज निधि विनीत की दूसरी पत्नी बनकर उसके घर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ रहा था, किंतु इन आंसुओं का औचित्य समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। यह आंसू अपने उस घर से विदाई के थे जहाँ से वह 11 साल पहले ही विदा की जा चुकी थी, या एक विधवा की बदकिस्मती के निधि स्वयं नहीं जानती थी। निधि अब तक विनीत से नहीं मिली थी। उसे केवल इतना बताया गया था कि विनीत पेशे से एक सर्जन है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी और विनीत के 2 बच्चे हैं। वंशिका जो 8 वर्ष की है और अंशिका 6 वर्ष की है। घर में विनीत और बच्चों के अलावा माता पिता हैं। निधि इस शादी से खुश नहीं थी, पर विदाई के बाद ससुराल पहुंचते ही जब वंशिका और अंशिका ने उसे नई मम्मी कहकर पुकारा तो वह गदगद हो गई। मातृत्व क्या होता है उसे यह खुश नसीब नहीं हुई थी, मगर वंशिका और अंशिका के छोटे से उच्चारण ने उसके भीतर दबी हुई ममता को जागृत कर दिया। उसकी सास ससुर का व्यवहार बेहद करुणामयी और विनम्र था। विनीत से अब तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। निधि कमरे में काफ़ी देर तक उसकी प्रतीक्षा करती रही और इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शायद विनीत ने उसे जगाना भी ठीक नहीं समझा। निधि की नई नवेली दुल्हन जैसे नाज नखरे नहीं थे, इसीलिए विवाह के अगले दिन से ही घर का सारा काम उसने अपने हाथों में ले लिया। सुबह जल्दी उठकर अपना पूजा पाठ समाप्त करके पहले वह अपने सास ससुर को चाय बनाकर देती, फिर नाश्ता तैयार करती। विनीत को नर्सिंग होम और बच्चों को स्कूल भेजकर वह अपने विद्यालय जाती। दोपहर को विद्यालय से आते ही बच्चे उसे घेर लेते। पहले तो उन्हें खाना खिलाकर निधि उनका होमवर्क पूरा करवाती, फिर उनके साथ खूब खेलती। अब वंशिका और अंशिका उसे नई मम्मी के बजाय मम्मी कहकर पुकारने लगे थे। बच्चों के साथ निधि ने अपने सास ससुर का भी दिल जीत लिया था। विनीत देर रात तक घर आता, तब तक निधि सो चुकी होती थी। विनीत के साथ निधि की जो बातें होती वे केवल औपचारिकता भर ही थी। विवाह को दिन ही नहीं महीनों बीत गए थे, पर जीवन साथी के रूप में दोनों को एक दूसरे के विचार जानने का मौका ही नहीं मिला था। विनीत का व्यवहार घर वालों के प्रति बहुत असहज था। माना वह घर पर कम रहता था, मगर जितनी देर रहता उतनी देर भी ना तो बच्चों से और ना ही माँ बाबूजी से वह खुलकर बातें करता था। निधि ने उन सबके बीच एक अजीब सी दूरी का अनुभव किया और वह शंकित हो गई। वह माँ बाबूजी से सीधे कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मगर विनीत से कहना भी ठीक नहीं था। एक दिन निधि घर पर ही थी और बच्चे विनीत के साथ कहीं गए थे। निधि ने अवसर पाकर माँ जी से पूछ ही लिया, माँ जी, मैं जब से घर में आई हूँ उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की और मुझे उनका व्यवहार भी बहुत अजीब लगता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर लगता है कि आप लोगों के बीच कोई समस्या। निधि की बात काटते हुए माँ जी बोली, बेटा, विनीत इस विवाह से। निधि चौंक पड़ी। खुश नहीं है क्या? देखो बेटा, प्रीतो और विवेक को हमने पहले ही बता दिया था कि विनीत ना तो तुमसे शादी करना चाहता है, ना ही वह तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा। विनीत खुद को तुम्हारा अपराधी समझता है। माँ जी ने उत्तर दिया। बाबूजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, बहू, तुम जानती हो कि हमारी बहू की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसमें विनीत भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका काफ़ी खून बह चुका था। ऑपरेशन के समय उसे खून चढ़ाया गया और यही विनीत की बदकिस्मती थी। मगर बाबूजी,
उस ऑपरेशन से हमारे रिश्ते का क्या संबंध है? निधि अभी भी सकते में थी। विनीत के ऑपरेशन से कुछ समय बाद उसे पता चला कि जो खून उसे चढ़ाया गया था वह HIV पॉजिटिव था। कहते कहते बाबूजी का गला रूंध गया। निधि खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। वह प्रीतो को दोष नहीं दे सकती थी, मगर जो विश्वासघात भाई होकर विवेक ने उसके साथ किया, उससे वह सोचने को विवश हो गई थी कि क्या विधवा पुनर्विवाह का औचित्य यही है कि उसका प्रयोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज वह एक सधवा होकर भी खुद को विधवा ही महसूस कर रही है। बाबूजी ने निधि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, हम बूढ़े हो चुके हैं। विनीत को कुछ हो गया तो हम बूढ़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हमने सोचा कि हमारे बाद इन फूल से बच्चों को कौन संभालेगा, क्या होगा इनका। यही सोचकर हमने विनीत का विवाह जबरन तुम्हारे साथ करवाया ताकि इन बच्चों को संभालने वाला कोई तो हो। इतना कहकर बाबूजी कमरे से बाहर निकल गए। अपने को संभालते हुए माँ जी बोली, बेटी, तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। निर्णय अब तुम्हें ही लेना है। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। निरुत्तर खड़ी निधि वहाँ से भाग निकलना चाहती थी और जाकर विवेक, माँ व बाबूजी से पूछना चाहती थी कि क्या विधवा होना उसका कसूर है। आज वह दो राहें पर खड़ी थी। तभी वंशिका और अंशिका स्कूल से आते ही उससे लिपट गए और अपनी स्कूल की दिनचर्या बता कर उसकी गोद में झूलने लगे। बच्चों का स्पर्श पाते ही निधि की मानो सारी उलझन सुलझ गई थी। उसकी नियति लिखी जा चुकी थी। वह विनीत के समर्पण, माँ बाबूजी के प्रेम और अपने मातृत्व के सामने नतमस्तक हो गई। फिर वंशिका और अंशिका ने निधि के आंसू पूछे और उससे लिपट गए। आज सब कुछ खोकर भी निधि ने मातृत्व का अमृत पा लिया था। उसे अपना आज और आने वाला कल साफ नजर आने लगा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।